हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। हम लोग जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जीव विज्ञान में स्टडी ऑफ सेल कोशिका विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग बहुत अच्छा से कोशिका विज्ञान कवर करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका स्टडी ऑफ सेल कोशिका विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ सेल कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान हिंदी में इसे कोशिका विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम लोग स्टडी ऑफ सेल कहते हैं। तो देखिए, हम लोग इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ेंगे। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में इंग्लिश भी पूछने लगा है। तो आइए हम लोग चलते हैं और इंग्लिश साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो आप लोग को जीव विज्ञान के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत बता देते हैं, क्योंकि आप लोग 9वां 10वां ये सब में आप लोग थोड़ा बहुत जीव विज्ञान पढ़े होंगे। तो ये जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ये सब तो आप लोग को याद करने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि जीव विज्ञान किसे कहते हैं तो जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव जंतु, पृथ्वी पर जीव जंतु जितना है उसे ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो अरस्तु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इतना तो आप लोग को याद होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसे अच्छा से हम लोग कवर करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग कोशिका के बारे में आज कोशिका के बारे में बहुत अच्छा से हम लोग जानेंगे। हम लोग कोशिका के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छा से इसे कवर करेंगे। आखिर में कोशिका क्या होता है, कोशिका कितना प्रकार का होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आइए चलिए हम लोग बहुत अच्छा से इसे जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि पृथ्वी, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? तो पृथ्वी पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। देखिए, हम लोग कहाँ रहते हैं? तो पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी पर सिर्फ दो जीव होता है। एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। तो देखिए, पहला होता है सजीव, दूसरा होता है निर्जीव। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर में जो निर्जीव पदार्थ है उसका कैसे उसका कैसे वो बना, क्या से वो बना। ऐसा तो नहीं है कि निर्जीव पदार्थ है, जैसे कि मानते हैं कि पत्थर है, तो इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है, तो इतना बड़ा पत्थर तो अपने आप तो नहीं बन गया होगा, क्योंकि वो सबसे पहले परमाणु से बनता है, फिर परमाणु से अणु बनता है, अणु से पत्थर जाके बनता है। छोटा छोटा कण, सबसे छोटा कण परमाणु से धीरे धीरे बढ़ता है, अणु बनता है, अणु से धीरे धीरे पत्थर या गिट्टी बनता है। तो हम लोग आइए इसे हम लोग बहुत अच्छा से देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि सजीव, जैसे कि हम लोग हैं सजीव, देखेंगे कि हम लोग का शरीर का निर्माण आखिर में कैसे होता है। तो हम सबसे पहले निर्जीव देखेंगे, उसके बाद हम लोग सजीव को बहुत अच्छा से देखेंगे। तो आइए देखिए, निर्जीव का संरचना आखिर में कैसे होता है। तो देखिए, निर्जीव को देखिएगा तो निर्जीव परमाणु सबसे छोटा, निर्जीव में देखिएगा तो सबसे छोटा परमाणु, जिसे हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो देखिए, इसे लिखेंगे परमाणु। इंग्लिश में से एटम कहेंगे। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। तो परमाणु हुआ, और फिर परमाणु, जैसे परमाणु कितना है परमाणु? देखिए, सबसे पहले परमाणु मानिए कि इतना छोटा है। क्या है? परमाणु मानिए इतना छोटा है। तो देखिए, परमाणु से फिर हम देखेंगे, परमाणु के बाद देखेंगे तो परमाणु से क्या बनता है? अणु बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है, जिसे हम लोग मौलिक्यूलस कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मौलिक्यूलस कहते हैं। तो देखिए, परमाणु से क्या बनेगा? अणु। परमाणु से अणु बना। क्या बना? अणु बना। परमाणु से
परमाणु से अणु बना, अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मॉलिक्यूलस कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। परमाणु को एटम कहते हैं और अणु को मॉलिक्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलस कहते हैं। देखिए मॉलिक्यूलस कहते हैं। और मॉलिक्यूलस कितना बड़ा होगा? तो देखिए परमाणु इतना छोटा हो गया, तो इससे परमाणु सबसे छोटा हो गया, तो अणु क्या हो जाएगा? अणु इससे थोड़ा बहुत बड़ा होगा। तो इतना छोटा, मानिए इतना छोटा पत्थर है, तो अणु में जाएंगे तो इससे थोड़ा बहुत बड़ा पत्थर होगा। तो देखिए मान लीजिए आप इतना बड़ा पत्थर, कितना बड़ा पत्थर मान लिए? इतना बड़ा पत्थर मान लीजिए। अब हम देखेंगे अणु से आखिर में क्या बनेगा? सबसे छोटा इसका सबसे छोटा इकाई क्या है? पूछेगा आप लोग को कि निर्जीव में क्या पूछेगा? तो आप लोग को सवाल पूछेगा कि निर्जीव में सबसे छोटी इकाई क्या होता है? निर्जीव में सबसे छोटा इकाई क्या होता है? तो हम या इकाई या यूनिट पूछेगा, इंग्लिश में यूनिट पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो हम बताएंगे कि सबसे छोटा परमाणु होता है, जिसे इंग्लिश में एटम कहते हैं। तो एटम के बाद क्या होता है? तो एटम के बाद अणु आता है, जिसे हम इंग्लिश में मॉलिक्यूलस कहते हैं। तो मॉलिक्यूलस इतना बड़ा हो गया, हम लोग देखें परमाणु इतना छोटा, मॉलिक्यूलस इतना बड़ा। देखें अब देखेंगे कि आखिर में परमाणु सबसे छोटा, इससे बड़ा अणु, और अणु से ही गिट्टी या पत्थर हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद देखिएगा तो ये पत्थर का निर्माण होगा। क्या होगा? पत्थर का निर्माण होगा। पत्थर का निर्जीव में हम कैसे देखें? तो निर्जीव में देखिए कि सबसे छोटा इकाई परमाणु है। अब देखिए अब पत्थर कितना बड़ा बन गया? जब अणु इतना छोटा है तो पत्थर, मान लीजिए पत्थर इतना बड़ा बन गया। ये क्या बन गया? यहाँ पे पत्थर बन गया। क्या बन गया? इतना बड़ा पत्थर बन गया। तो हम कह सकते हैं कि निर्जीव में सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो परमाणु होता है। सबसे पहले परमाणु एटम हो गया, इंग्लिश में कहते हैं। फिर इसका बाद अणु हो गया, अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मॉलिक्यूलस कहते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलस हो गया, और मॉलिक्यूलस से हम लोग पत्थर या गिट्टी, जो भी हम लोग आँख से जो भी पदार्थ दिख रहे हैं, जो भी वस्तु दिख रहे हैं, वो क्या है? वो देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये अणुओं का ढेर है। क्या है? अणुओं का ढेर है। हम लोग जो भी वस्तु आँख से देख रहे हैं, जैसे ईटा पत्थर, ये सब जितना देख रहे हैं, ये क्या है? अणुओं का क्या है? समूह है। अणुओं का समूह है। तो देखिए अणुओं का ये सब क्या है? समूह है। और अणु किससे बनता है? तो अणु परमाणु से बनता है। जैसे कि पूछेगा अणु किसे कहते हैं? तो जो परमाणु से बनता है उसे अणु कहते हैं। अगर पूछेगा पत्थर किसे कहते हैं? पूछेगा कि पत्थर किसे कहते हैं? तो पत्थर किससे बनता है? तो अणु से पत्थर बनता है। किससे बनता है? अणु से पत्थर बनता है। तो आप लोग को समझ में इतना आ गया होगा कि निर्जीव पदार्थ में कैसे कैसे इसका निर्माण होता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि आखिर में सजीव में भी तो सजीव है, जितना सजीव है उसमें भी तो शरीर का निर्माण कुछ ना कुछ ये सब के कारण होता होगा। तो आइए हम लोग सजीव में देखेंगे कि आखिर में मानव शरीर का निर्माण आखिर में कैसे होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। निर्जीव में तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सजीव में कैसे होता है। तो देखिए सजीव में देखेंगे, सजीव में हम लोग देखेंगे, देखिए सजीव में हम लोग देखेंगे। देखिए जब हम सजीव में देखेंगे, जब हम सजीव में देखेंगे तो सबसे पहले कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो देखिए सेल कहते हैं। हम कोशिका को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई, जब क्वेश्चन पूछेगा
कि मानव शरीर में या सजीव में सबसे छोटी इकाई या इंग्लिश में यूनिट किसे कहते हैं? तो हम किसे बताएंगे? कोशिका को बताएंगे। कोशिका हम लोग का मूलभूत इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फाउंडेशनल यूनिट है। तो हम तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है। कोशिका हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ, ये सब हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है। ये किससे हुआ है? तो कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मानव शरीर में देखेंगे सबसे छोटी इकाई आखिर में क्या होता है? तो आखिर में देखेंगे कोशिका सेल होता है, इंग्लिश में सेल होता है। तो देखेंगे कोशिका के बाद क्या होगा? जैसे हम यहाँ पे देखें कि परमाणु के बाद अणु आया, तो हम देखेंगे कि कोशिका के बाद क्या आएगा? कोशिका के बाद क्या होगा? तो कोशिका के बाद देखेंगे तो उत्तक आएगा। क्या आएगा? उत्तक आएगा। उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो देखिए उत्तक आएगा, इसके बाद उत्तक आएगा, इसे इंग्लिश में टिश्यू कहेंगे। टिश्यू के बाद क्या आएगा? तो टिश्यू के बाद देखेंगे तो उत्तक, कोशिका से उत्तक से अंग आएगा। क्या आएगा? अंग आएगा। उत्तक से अंग आएगा, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गेनल कहेंगे। तो आइए इसके बाद क्या होगा? उत्तक के बाद अंग होगा, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनल कहेंगे। उत्तक से अंग हो जाए, जिसे हम ऑर्गेनल कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनल कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनल कहेंगे। तो अंग के बाद क्या आएगा? कोशिका से उत्तक आया, उत्तक से अंग आया, तो अंग के बाद क्या आएगा? तो अंग तंत्र आएगा। अंग तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो अंग तंत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो ऑर्गेनल सिस्टम कहेंगे। तो अंग के बाद क्या आएगा? अंग तंत्र। क्या आएगा? अंग तंत्र। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्गेनल सिस्टम कहेंगे। ऑर्गेनल सिस्टम कहेंगे। अब हम ऑर्गेनल सिस्टम से देखेंगे तो ऑर्गेनल सिस्टम के बाद क्या आएगा? तो हम लोग का जो बॉडी होता है, जो शरीर होता है, तो हम लोग का बॉडी का निर्माण होगा। हम लोग का लास्ट में हम लोग का बॉडी मतलब शरीर का निर्माण होगा। तो देखिए अंग तंत्र के बाद देखिएगा तो बॉडी मतलब कि शरीर का विकास, मतलब शरीर बन जाएगा पूर्ण रूप से। इसका बाद क्या हो जाएगा? बॉडी, शरीर का निर्माण। तो देखिए आपको एक बार और समझा देते हैं। देखिए हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान के लिए इसमें बायोलॉजी कहते हैं। इसका पिता अरस्तु है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम देखें, हम लोग जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर स्टडी ऑफ सेल, कोशिका विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो कोशिका विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी है। हम लोग कहाँ रहते हैं? तो पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी पर क्या रहता है? तो पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव दो ही जीव रहता है। तो सजीव और निर्जीव हो गया। अब हम लोग देखें कि निर्जीव का निर्माण कैसे होता है। तो हम देखें तो सबसे पहले परमाणु, एटम बना। एटम से क्या बना? तो एटम से देखें तो मौलिकुलस बना, परमाणु बना। अब परमाणु के बाद हम लोग देखें तो पत्थर या गिट्टी का निर्माण हुआ। यहाँ पूर्ण रूप से पत्थर या गिट्टी का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग उपयोग वर्तमान में कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग जब हम लोग सजीव में देखें कि आखिर में सजीव में, निर्जीव में तो ये इससे बना। अब हम लोग देखें कि सजीव में कैसे होता है, सजीव में शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ देखें तो कोशिका मतलब सेल, यह सबसे छोटी इकाई है। ये स्ट्रक्चरल एंड फाउंडेशनल यूनिट है, क्रियात्मक एवं रचनात्मक यूनिट है। तो हम लोग देखें सेल, देखें कोशिका से देखें उत्तक। कोशिका छोटा, मानिए कि कोशिका छोटा है, उससे बड़ा उत्तक से बड़ा थोड़ा अंग से थोड़ा बड़ा देखिए तो अंग तंत्र। और डायरेक्ट यहाँ देखिएगा तो मानव शरीर का निर्माण हो गया। यहाँ देखिएगा मानव शरीर का निर्माण हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सजीव और निर्जीव का निर्माण कैसे होता है। तो इतना आप लोग देख लिए।
अब हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अब हम लोग ये इसे कवर करेंगे, इसे हम लोग कवर करेंगे कि कोशिका आखिर में है क्या। कोशिका के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से हम लोग चित्र के साथ बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। तो देखिए ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका आखिर में है क्या, कहते हैं किसे, इसका खोज किसने किया, ये कैसे इसका विकास हुआ, ये सब हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, हेडिंग दीजिए कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं, डायरेक्ट लिखिए कोशिका। कोशिका इंग्लिश में सेल। कोशिका किसे कहते हैं, तो सभी सजीव अथवा जीवन का आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक एवं रचनात्मक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फाउंडेशनल यूनिट है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सभी सजीव अथवा जीवन का, सभी सजीव अथवा जीवन का आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो फाउंडेशनल कहेंगे। क्या कहेंगे, फाउंडेशनल कहेंगे। फंक्शनल कहेंगे, फंक्शनल कहेंगे, क्या कहेंगे, फंक्शनल कहेंगे। और ये क्रियात्मक को फंक्शनल कहेंगे। और सभी सजीव अथवा जीवन का आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक तथा रचनात्मक स्ट्रक्चरल इसे कहेंगे, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल किसे कहेंगे, तो रचनात्मक के कहेंगे। और फंक्शनल किसे कहेंगे, तो क्रियात्मक के कहेंगे। और रचनात्मक यूनिट है, इकाई है। इकाई की इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे, यूनिट है। हम लोग क्या देखें, कोशिका सभी सजीव अथवा जीवन का आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक फाउंडेशनल तथा रचनात्मक स्ट्रक्चरल इकाई है। मतलब हम समझे इसमें क्या, इसमें देखिए मेन पॉइंट हम लोग को क्या देखना है। तो हम लोग यहाँ पे फोकस कीजिए क्रियात्मक, और यहाँ पे फोकस कीजिए रचनात्मक। तो आखिर में सबसे पहले देखिए, कोशिका तो जीवन के लिए आधारभूत संरचना है, ये आप लोग भी जानते होंगे। कोशिका हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोशिका से ही हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है। तो कोशिका हम लोग के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात तो आप लोग को अच्छा से जानते होंगे। अब हम देखेंगे क्रियात्मक आखिर में है क्या। तो क्रियात्मक, हम लोग का शरीर में कोशिका कार्य करता है, उसे हम लोग क्रियात्मक कहते हैं। हम लोग के शरीर में कोशिका क्या करता है, कार्य करता है। हम लोग के शरीर में कोशिका कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक कहते हैं। और रचनात्मक हम लोग का शरीर का निर्माण करता है, मतलब रचनात्मक ये कोशिका का रचना करता है। कोशिका का क्या करता है, रचना करता है। रचनात्मक क्या करता है, कोशिका का रचना करता है, इसे क्या कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब देखेंगे कोशिका जीव द्रव से बना हुआ है। कोशिका किससे बना है, जीव द्रव से बना हुआ है। कोशिका जीव द्रव से बना हुआ है। देखिए इतना तो हो गया होगा। अब देखेंगे कोशिका जीव द्रव से बना था, प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ। कोशिका किससे बना हुआ, कोशिका जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कोशिका
जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। कोशिका जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म से बना होता है। बना होता है। कोशिका जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म से बना होता है। इसमें कई कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहता है। इसमें कई कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहता है। कोशिका जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। इसमें कई कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहता है। मतलब क्या समझे? कोशिका जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म से बना होता है। जीव द्रव आखिर में हम बताएंगे जीव द्रव किसे कहते हैं, हम लोग फिगर के साथ बहुत अच्छा से समझेंगे। जीव द्रव से बना होता है। इसमें कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहता है। कार्बनिक मतलब क्या समझे? कार्बनिक जिसमें कार्बन का अंश होता है उसे कार्बनिक कहते हैं। अकार्बनिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन का अंश नहीं होता उसे अकार्बनिक कहते हैं। तो हम लोग इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे जीव द्रव आखिर में कहते किसे हैं। जीव द्रव आखिर में कहते किसे हैं? जीव द्रव आखिर में कहते किसे हैं? जीव द्रव आखिर में हम लोग कहते किसे हैं? तो जीव द्रव इसमें कई कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहता है। जीव द्रव किसे कहते हैं? तो देखिए ये हो गया। इसे इसका सबसे बाहरी वाला भाग है उसे क्या कहेंगे? इसका सबसे बाहरी वाला भाग है उसे क्या कहेंगे? तो इसका सबसे बाहरी वाला भाग है उसे कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। कोशिका झिल्ली इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब पौधा की बात करेगा तो उसमें कोशिका भित्ति होता है, सेल वाल होता है, सेल वाल होता है। अगर पौधा की बात करेगा तो पौधा में सेल वाल होता है, सेल वाल कोशिका भित्ति होता है। और हम यहाँ पे देखेंगे तो कोशिका भित्ति के हटा देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। तो देखिए ये बाहरी वाला भाग देखिएगा, इसे क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। कोशिका झिल्ली कहेंगे। इसे इंग्लिश में सेल वाल इसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसे इंग्लिश में हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, कोशिका झिल्ली। तो आप लोग देखें कि सबसे बाहरी भाग क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। पर एक चीज बात याद रखिएगा, पौधा में कोशिका भित्ति होता है जो कोशिका झिल्ली को भी वो रक्षा देता है। कोशिका झिल्ली का भी वो रक्षा देता है। तो देखिए कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। अब ये बीच में होता है क्या? ये बीच में होता है, इसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में देखिएगा न्यूक्लियस कहेंगे। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे।
इधर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, इसे क्या कहते हैं, केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। इसे ऐसे कर दीजिए, इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहेंगे। अब देखिए, अब देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा पॉइंट पॉइंट जैसा रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा। इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो कोशिका द्रव कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, कोशिका द्रव। इसे कोशिका कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। इसे कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहेंगे, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहेंगे। कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। इतना यही संरचना है। अब हम देखेंगे जो बीच में है, बीच में आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बीच में बहुत सारा है। बीच में हम लोग देखेंगे तो उसमें अंतर्द्राव जालिका हो जाएगा, गोल्जी काय हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी काय हो जाएगा, और अंतर्द्राव जालिका हो जाएगा, फिर राइबोसोम हो जाएगा, फिर लाइसोसोम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। ये सब होगा। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब देखिएगा तो कोशिका के अंदर में रहेगा। ये सब देखिएगा तो कोशिका द्रव में रहेगा। किस में रहेगा, कोशिका द्रव में रहेगा। और जितना भी कोशिका द्रव में रहेगा, अगर ये बाउंड है, देखिए ये बाउंड है, गोल है। इसका अंदर में जितना भी जीव है या जे भी है, इसका अंदर में उसे हम क्या कहेंगे, तो सबको मिलाकर हम जीव द्रव नाम धरेंगे, जीव द्रव। इसलिए हम यहाँ पे बताए थे कि कोशिका सभी, यहाँ देखे थे कोशिका जीव द्रव से बना होता है, कोशिका जीव द्रव से बना होता है। इसमें जितना भी सब है, अंतर्द्राव जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतर्द्राव जालिका, गोल्जी बॉडी, ये सब जितना है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, जीव द्रव का भाग हो जाएगा, जीव द्रव का भाग हो जाएगा। तो ये सब जितना इसमें उपस्थित है, उसे हम लोग जीव द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे, जीव द्रव कहेंगे। इसमें जितना पदार्थ, इसमें जितना है, जितना जीव या पदार्थ मानिए या जो भी कहिए, इसका अंदर में है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग जीव द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे, जीव द्रव कहेंगे। इसमें जितना भी जीव उपस्थित है उसे हम जीव द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे, जीव द्रव कहेंगे। और जीव द्रव को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीव द्रव को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो जीव द्रव को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या, जीव द्रव हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। जीव द्रव को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। जीव द्रव को हम क्या कहेंगे, तो प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। हम लोग प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव को इंग्लिश में कहते हैं। इतना यही था, यही हम लोग का मेन था। और हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, जब हम कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, लाइसोसोम, गोल्जी काय, ये सब पढ़ेंगे, अंतर्द्राव जालिका, ये सब पढ़ेंगे। तो हम लोग इस मैप को बहुत अच्छा से हम लोग देखेंगे, इस मैप को हम बहुत अच्छा से समझाएंगे। तो देखिए इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए इतना आराम से देखिए, ये एक बार बता देते हैं ये वाला। तो ये देखिए, ये सबसे बाहरी भाग है कोशिका झिल्ली। तो ये बीच में क्या है, तो इसमें बीच में क्या है, दो ये जो पॉइंट है वो क्या है, तो कोशिका द्रव है। और ये बीच वाला केंद्रक है। और इसमें जो अंतर्द्राव जालिका, ये सब जे भी है, सब मिलाकर उसे क्या नाम दिया गया है, जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये बात आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं
अब हम लोग देखें तो अब देखिए, सभी सजीव का कोशिका समान नहीं होता है। सभी सजीवों में कोशिका समान नहीं होता है, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाला कोशिका का कार्य कृति एक दूसरे से काफी भिन्न होती है। मतलब आप कुछ समझे, सभी कोशिका का कार्य कृति, सभी सजीवों की कोशिका, जितना सजीव है उसका कोशिका देखिएगा तो एक समान नहीं होगा। हमको में दूसरे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कुछ कोशिका होगा, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कुछ कोशिका होगा। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो देखिए, सभी सजीवों में कोशिका, देखिएगा सभी सजीवों में कोशिका समान नहीं होता है। सभी सजीवों में कोशिका समान नहीं होता है। देखेंगे सभी सजीवों में कोशिका समान नहीं होता है, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से काफी भिन्न होती है। तो देखिए, सभी सजीवों में कोशिका समान नहीं होता है, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से काफी भिन्न होती है। एक दूसरे से काफी भिन्न होती है। क्या हम लोग देखें, इसका मतलब आप लोग क्या समझे? तो देखिए, सभी सजीवों में कोशिका समान नहीं होता है। सभी सजीवों में कोशिका समान नहीं होता है, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का कार्य आकृति एक दूसरे से काफी भिन्न होती है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का कार्य आकृति अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का कार्य आकृति एक दूसरे से काफी भिन्न होती है। तो देखिए हम लोग देखें तो सभी सजीव, देखिए हम लोग देखिए, जैसे में जंतु हो गया, देखिए जैसे में जंतु हो गया और पेड़ या पौधा हो गया, पेड़ मान लीजिए पेड़ हो गया। तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो लिखा है सभी सजीव में कोशिका समान नहीं होता, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का कार्य आकृति एक दूसरे से काफी भिन्न होती है। तो देखेंगे जंतु में आ जाएगा मानव, जंतु में क्या आ जाएगा, जंतु में मानव आ जाएगा, जंतु में मानव हो गया, जंतु में मानव हो गया और कुत्ता हो गया, जंतु में मानव हो गया और कुत्ता हो गया। तो हम लोग देखेंगे मानव में ज्यादा कोशिका होगा कि कुत्ता में ज्यादा कोशिका होगा। तो मानव का शरीर बड़ा है तो क्या होगा, मानव में कोशिका ज्यादा होगा, कुत्ता में कोशिका कम होगा। और मानव में कोशिका
मानव में अलग कोशिका होगा, मानव क्या हो जाएगा, अलग कोशिका होगा, और कुत्ता में भी अलग कोशिका होगा। इसलिए अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का कार्य आकृति एक दूसरे से काफी भिन्न होती है। ये आप लोग को पता हो गया होगा। जैसे कि हम पेड़ की बात करते हैं, क्या करते हैं, पेड़ की बात करते हैं, तो पेड़ में देखिए पीपल का पेड़, क्या पीपल का पेड़ और केला के पेड़ दोनों का कोशिका समान होता है, कोशिका समान नहीं होता है। पपीता में दूसरा कोशिका होता है, और देखिएगा आप, जैसे कि और देखिएगा केला में दूसरा कोशिका होता है। जैसे कि पपीता और केला, पपीता में देखिएगा तो अलग कोशिका होता है, और केला में देखिएगा अलग कोशिका है होता है, और ये दोनों का आकार आकृति एक दूसरे से काफी भिन्न होती है। फिर देखिए देखेंगे, अब देखेंगे मानव, अब देखेंगे संसार का सबसे छोटी कोशिका आखिर में है क्या। पृथ्वी पर सबसे छोटा कोशिका आखिर में है क्या, तो इसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए संसार का सबसे छोटी कोशिका संसार का सबसे छोटी कोशिका देखेंगे तो माइक्रोप्लाज्म गैलीसेपिटकम। क्या होता है, संसार का सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, संसार का सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म गैलीसेपिटकम जो होता है, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। हमारे आंख कितना मतलब माइक्रोमीटर तक वस्तु को देख सकता है, तो 100 माइक्रोमीटर तक का वस्तु, 100 माइक्रोमीटर तक का वस्तु को हमारी आंख देख सकता है, उससे नीचे का वस्तु को हमारे आंख नहीं देख सकता है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए संसार का सबसे छोटी कोशिका आखिर में क्या होगा, तो संसार का सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म क्या होगा, देखेंगे माइक्रोप्लाज्म देखेंगे माइक्रोप्लाज्म क्या होगा, देखेंगे माइक्रोप्लाज्म गैलीसेपिटकम गैलीसेपिटकम या माइक्रोप्लाज्म या जीवाणु को कहा जाता है। ये कितना होता है, ये 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ये कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अब देखेंगे संसार का सबसे बड़ा कोशिका क्या है, संसार का सबसे बड़ा कोशिका, संसार का सबसे बड़ा कोशिका देखेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो कि पंछी में देखिए, अगर शुतुरमुर्ग का अंडा होगा, अगर पंछी का बात करेंगे तो पंछी में सबसे बड़ा पंछी शुतुरमुर्ग होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग होता है। देखिए संसार का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग क्या होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा होगा, जो कि 170 गुने 135 मिलीमीटर होगा, जो कि 170 गुने 135 मिलीमीटर होगा। अब देखेंगे मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका क्या होगा। आप देखेंगे कि हम लोग मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका आखिर में है क्या। देखिए मानव
मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका। हम लोग देखेंगे मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका देखेंगे तो क्या होगा, तो मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा मस्तिका, मस्तिका सेरिब्रेलम, मस्तिका सेरिब्रेलम का ग्रेनुल कोशिका हो जाएगा। मस्तिका मस्तिष्क का सेरिब्रेलम, सेरिब्रेलम का ग्रेन्यूल कोशिका। क्या मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका मस्तिका सेरिब्रेलम का ग्रेन्यूल कोशिका हो जाएगा, या इसे हम शुक्राणु इंग्लिश में स्पर्म कहेंगे, या शुक्राणु हो जाएगा, या शुक्राणु, या क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा, जिसे स्पर्म कहेंगे। अब हम देखेंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या होगा, सबसे बड़ा कोशिका क्या होगा, सबसे बड़ा कोशिका मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका हो जाएगा अंडाणु हो जाएगा, अंडाणु जिसे इंग्लिश में ओवा कहते हैं। क्या हो जाएगा, अंडाणु जिसे इंग्लिश में ओवा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ओवा कहते हैं। अब हम देखेंगे मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका क्या है, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका क्या होता है, देखेंगे मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन या तांत्रिका कोशिका। देखेंगे मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका क्या हो जाएगा, तो न्यूरॉन या तांत्रिका कोशिका हो जाएगा। इतना हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोग देखेंगे सभी यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी, या कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। कोशिका का कार्य एवं आकृति कैसी होगी, या कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का कार्य एवं आकृति एक दूसरे से काफी भिन्न होती है। तो देखते हैं कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी, यह कोशिका का कार्य पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली
अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से काफी भिन्न होती है। देखेंगे, देखिए हम क्या बताना आप लोग को चाहते हैं। तो देखिए कोशिका का आकार एवं आकृति क्या देखेंगे, कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी, यह कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाला कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से काफी भिन्न होती है। तो देखिए इसे हम लोग समझते हैं, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए इसे हम लोग समझते हैं, मानव शरीर का यहाँ देखेंगे कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी, कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी। तो हम लोग देखेंगे कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी, वह उसका कार्य पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाला कोशिका का आकार एवं आकृति दूसरे से काफी भिन्न होता है। तो देखिए हम लोग देखेंगे हाथी और गाय, देखेंगे तो हाथी में कोशिका ज्यादा होगा कि गाय में ज्यादा होगा, हाथी में ज्यादा होगा कोशिका की गाय में ज्यादा होगा। तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही ज्यादा उसमें कोशिका रहेगा। तो हाथी ज्यादा बड़ा है तो हाथी में ज्यादा कोशिका रहेगा, गाय में उससे कम कोशिका रहेगा। और हाथी और गाय का कोशिका अलग अलग रहेगा, समान नहीं रहेगा। तो देखिए क्या करेंगे, हाथी और गाय का क्या करेंगे, इसको ये हो गया, ये आप लोग समझ गए होंगे, कि हाथी में अलग होता है और गाय में अलग होता है। तो देखिए इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए कुछ कोशिका आप देखेंगे, कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते रहती है, कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते रहता है। जैसे में अमीबा और WBC कोशिका का आकार समान नहीं रहता है, वह आकार अपना पल पल बदलते रहता है। देखिए लिखते हैं, कुछ कोशिका का आकार एवं आकृति एक समान नहीं होता है। कुछ कोशिका का आकार आकृति एक समान नहीं होता है, कुछ कोशिका का आकार आकृति एक समान नहीं होता है। जैसे में एग्जाम्पल, जैसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अमीबा और WBC कोशिका का आकार समान नहीं होता है। देखिए कुछ कोशिका का आकार और आकृति एक समान नहीं होता, कुछ कोशिका का आकार और आकृति समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। जैसे अमीबा और WBC कोशिका का
आकार पल पल बदलती रहती है, आकार समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, पल पल बदलती रहता है, पल पल बदलते रहता है। क्या लिखे? कुछ कोशिका का आकार एवं आकृति एक समान नहीं होता है, जैसे अमीबा और WBC कोशिका का आकार समान नहीं होता है, पल पल बदलते रहता है, पल पल बदलते रहता है, पल पल बदलते रहता है। इसका आकृति WBC कोशिका का आकार समान नहीं होता है, यह पल पल बदलते रहता है, पल पल बदलते रहता है, पल पल बदलते रहता है। इसका आकृति क्या लिखे? कुछ कोशिका का आकार एवं आकृति समान नहीं होता है, जैसे अमीबा WBC कोशिका का समान नहीं होता है, पल पल बदलते रहता है इसका आकृति। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सभी सजीव का कोशिका, सभी सजीवों में कोशिका के सभी सजीवों में कोशिका का संख्या समान नहीं होता है, सभी सजीवों में कोशिका का संख्या समान नहीं होता है। सभी सजीवों में कोशिका का संख्या समान नहीं होता है, सभी सजीवों में कोशिका का संख्या समान नहीं होता है। अब देखिए, पेड़ में अलग होगा और पौधा में देखिएगा, सभी सजीवों में देखिए पेड़ में अलग होगा, पौधा में अलग होगा। और देखिए मानव में देखिएगा तो यहाँ पे अलग होगा, तो यहाँ पे अलग होगा, आँख में दूसरा होगा, तो यही कान में दूसरा कोशिका होगा, ये है। अब हम देखेंगे संख्या के आधार पर, कोशिका दो प्रकार का होता है। संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार का होता है। पहला एक कोशिकीय, पहला हो गया एक कोशिकीय, दूसरा हो गया बहुकोशिकीय। दूसरा हो गया बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। एक कोशिका को यूनिसेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। एक कोशिका को यूनिसेलुलर कहते हैं और बहुकोशिका को मल्टी सेलुलर कहते हैं। एक कोशिका को यूनिसेलुलर कहते हैं और बहुकोशिका को मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब एक कोशिका किसे कहते हैं? एक कोशिका किसे कहते हैं? इसमें केवल एक जीव भाग लेता है। इसमें केवल एक जीव भाग लेता है तथा यह आँखों से नहीं दिखाई पड़ता है। देखेंगे एक कोशिका देखेंगे,
यूनिसेलुलर देखेंगे तो ये कोशिकीय सभी इसमें देखेंगे, इसमें केवल एक जीव भाग लेता है, इसमें केवल एक जीव भाग लेता है तथा यह आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, ये आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। इसे देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। उदाहरण में सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनल हो जाएगा उदाहरण में। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो एक से अधिक कोशिका पाया जाता है। इसमें एक से अधिक कोशिका पाया जाता है। इसमें देखिएगा तो बहुकोशिकीय में देखिएगा एक से अधिक कोशिका पाया जाता है, एक से अधिक कोशिका पाया जाता है। इसे हम आंखों से आसानी से देख सकते हैं, इसे आंखों से आसानी से देख सकते हैं, इसे हम आंखों से आसानी से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कोशिका का विकास क्रम। हम क्या देखेंगे? कोशिका का विकास क्रम। कोशिका का अब हम लोग देखेंगे कोशिका का विकास क्रम। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कोशिका का विकास क्रम। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे